नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल यूट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, आज से तकरीबन 2 दिन पहले रीट 2021 में जो पास हुए हैं अभ्यर्थी, जिन्होंने अपनी कैटेगरी वाइज 60% या उससे फिर 5-5% छूट है कैटेगरी के अनुसार रीट को उत्तीर्ण किया है, तो उसके पश्चात अब उनको आवेदन का अवसर दिया गया है तृतीय श्रेणी या यूँ कहें अध्यापक भर्ती। कौन सा? थर्ड ग्रेड, जिसको अभी अध्यापक बोलते हैं। कौन से? उच्च प्राथमिक और प्राथमिक के अध्यापक। प्राथमिक वो वाले हैं जो पहली से 5वीं तक पढ़ाएंगे, उच्च प्राथमिक वो वाले हैं जो लेवल सेकंड यानी कि 6ठी से 8वीं तक पढ़ाएंगे। तो आज हम बात करेंगे जो लेवल फर्स्ट है उसके लिए जो है क्या क्या योग्यता वगैरह। तो खैर अभी आप पास करके आए रीट, तो आपको पता ही है कितने पद वगैरह, उनकी डिटेल्स आपने देखी होंगी। इसके अलावा कुछ एक महत्वपूर्ण बातें जो छोटे छोटे बिंदु इसमें दे रखे हैं पूरी विज्ञप्ति में, तो उसके ऊपर हम लोग विस्तृत बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए जो पदों की संख्या है, जैसे काफ़ी सारे आंदोलन वगैरह भी हुए कि पद 50,000 करवा देंगे, ऐसा वैसा तो नहीं हुए। 50,000 35 से कम रहे पहले भी थे और वो भी रह गए। अशोक गहलोत जी जो कि मुख्यमंत्री, उन्होंने ये कहा भी कि हम पद नहीं बढ़ा सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश है। हालांकि ऐसा कुछ विस्तृत रूप में था नहीं। अब कौन सा ऐसा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट होगा जो ये आदेश देगा कि पद मत बढ़ाना। तो देखिए सरकार के ऊपर था, लेकिन सरकार को एक और भर्ती चाहिए थी क्योंकि अभी 2 साल है चुनाव में, तो तब तक वो एक और भर्ती आयोजित करवा के ये कहें कि हमने 2 रीट कंप्लीट करवा दी। तो सरकार के भी अपने एजेंडे अपने मापदंड होते हैं। तो उसके ऊपर बात करने से आगे अगर हम बढ़ें तो देखिए सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो बाड़मेर के हैं। अगेन हर एक जो अपनी, मैं चाहे थर्ड ग्रेड की 2016 ले लूँ, 18 या 2021, अभी हर एक भर्ती में सबसे ज़्यादा जो पद आते हैं वो बाड़मेर के ही आते हैं। इधर शिक्षकों की कमी है क्योंकि इधर एजुकेशन उतना विकसित नहीं है जितना अपने जयपुर, चूरू, सीकर, झुंझुनू जो शेखावटी साइड है या कोटा अलवर है तो उनकी साइड, तो वहाँ इतना जो विकसित है वो बाड़मेर वाली साइड नहीं है। इसीलिए बाड़मेर में सबसे ज़्यादा पद 1165। फिर बात करूं तो 700 पद जयपुर के हैं, 650 जोधपुर के, 640 अलवर और 560 भीलवाड़ा। तो 500-700 तो नॉर्मल है, लेकिन ऑलमोस्ट डबल जो है वो बाड़मेर के हैं क्योंकि शिक्षा का इधर इतना विकास नहीं है। और हालांकि अभी हो गए काफ़ी सारे शिक्षक वगैरह, लेकिन पहले इतने नहीं थे, तो पद रिक्त हैं। और बात करें रिवर्स में कि सबसे कम जो है वो कहाँ कहाँ है, तो 150 उदयपुर और सिरोही में है, फिर 190 कोटा में है, 200 झुंझुनू, 215 बारह और 220 सवा 200 टोंक में। तो ऐसी कुछ स्थिति है। अब देखिए जैसे आप देख रहे हो कि 11,500 जो है वो सामान्य शिक्षा यानी कि जनरल एजुकेशन जो होती है, नॉर्मल VSTC वाले, तो उनके पद है। फिर विशेष शिक्षा जो दिव्यांगजनों को पढ़ाएंगे, जो विशेष योग्यजनों को पढ़ाएंगे, उनके जो पद है वो तकरीबन 450-440 हैं। तो टोटल हो गए 11,940। आवेदन कब से शुरू होंगे? तो देखिए आवेदन होंगे 10 जनवरी से शुरू और 9 फरवरी तक चलेंगे। लगभग 1 महीने का ये समय है। तो इसी समय में आपको जो है फॉर्म भरना। अब देखिए कौन फॉर्म भरेगा? जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनके 60% होने चाहिए, रीट की बात कर रहा हूँ। और फिर जो EWS है, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC, अति पिछड़ा वर्ग यानी कि SBC या MBC आप कह दीजिए, अनुसूचित जाति जनजाति यानी कि SC ST, तो इनके अभ्यर्थियों को 55% नंबर चाहिए। फिर जो समस्त श्रेणी की विधवा परित्यक्ता यानी कि जो तलाकशुदा है यानी कि जो विडो डाइवर्सी कैटेगरी की महिलाएं या फिर जो एक्स सर्विसमैन है, पुराने फौजी हैं, तो उनको 50% चाहिए। निःशक्तजन है, दिव्यांगजन है, तो उनको 40% चाहिए। और शहरिया या फिर जो आदिम जाति वर्ग है, जैसे जो TSP जो एरिया वगैरह है, तो उनके जो है 36% ही चाहिए यहाँ पर। हालांकि नॉन TSP में भी जो है वो आवेदन कर सकते हैं, ये उनके पास अपॉर्चुनिटी रहती है। तो ये कुछ आपके अंकों का मापदंड है। और देखिए इससे आगे देखें तो आपको एक ही आवेदन करना है और उस आवेदन में कोई त्रुटि पाई गई तो जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी, ये कहना चाह रही है विज्ञप्ति। तो आप ध्यान से फॉर्म भरें, एक एक चीज़ को अच्छे से देखें। देखिए जो रीट का फॉर्म भर दिया वो एक अलग कहानी थी, वो एक पात्रता परीक्षा ज़्यादा है, भर्ती परीक्षा कम है, हालांकि उसके नंबर इसमें ऐड होते हैं। तो आप पूरा पूरा ध्यान रखिएगा। मित्र के भरोसे मत बैठना कि वो सही भर देगा, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उसको खुद के 100-150 रुपये जो फॉर्म भरने के लेगा उससे ही मतलब है, आपसे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। तो अपना फॉर्म आप एक नहीं 4 बार चेक करना। उसको 100 रुपये दे के फॉर्म भरा रहे हो, आप फ्री में फॉर्म नहीं भरा रहे। तो अच्छे से आप देखना, चेक करना, कहीं भी कोई जानकारी गलत है तो उसको तुरंत सही करा लो वहाँ से, क्योंकि बाद में भी हालांकि आवेदन संशोधन का अवसर मिलता है, लेकिन ऐसे अवसर क्या वेट क्यों करना।
उससे अच्छा आप खुद ही अच्छे से ध्यान रख के फॉर्म भर लो। तो इसीलिए फॉर्म भरते टाइम आप बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो फॉर्म अभी आप भरोगे, ये प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती का, ये आपके आगे आगे मतलब जो है, जैसे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे, और इस विज्ञप्ति में दे भी रखा है कि दोगुना अभ्यर्थी जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या यूं कहें दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाएंगे। तो जब दोगुना अभ्यर्थी बुलाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें आपका ये फॉर्म जो है वो ज़रूरी होगा। इसको मूल आवेदन कहते हैं। हालांकि कई सारे बच्चे मूल आवेदन मतलब रीट का आवेदन समझते हैं। देखिए, वो भी लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा कुछ में 5 किलो भार नहीं है कि आप नहीं ले जा सकते, ले जाओ। लेकिन मूल आवेदन की जो प्रति कहते हैं, वो इसी आवेदन की प्रति आपको ले जानी पड़ेगी। कम से कम 2 सेट आपको बनाने पड़ेंगे। तो ये आप ध्यान रखिए कि इस आवेदन की एक एक चीज़ बारीकी से अच्छे से देख लेना, एक एक बात समझ लेना। परसेंटेज में थोड़ा भी फर्क है कि चलो आपके 69.69 है, आपने 68 भर दिए या 70 भर दिए, नहीं, वो एक एक चीज़ आप ध्यान रखना। अगर थोड़ा सा भी इसमें मिस्टेक हुई तो सीधा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर देंगे, क्योंकि इस बार सरकार दोगुने अभ्यर्थी बुला रही है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इन बातों को आप अच्छे से समझ के जाइएगा, ताकि आगे कोई दिक्कत नहीं हो। नहीं तो देखो, सिलेक्शन नहीं होना जितनी दिक्कत नहीं देता, उससे भी बड़ी दिक्कत वो हो जाती है, परेशानी वो हो जाती है, डीमोटिवेट करने वाली चीज़ें हो जाती है जब सिलेक्शन हो जाए, लेकिन ऐसी भूलों की वजह से आप रह जाओ तो वो बड़ा ख़राब होता है। अब देखें आगे, तो निर्धारित योग्यता वगैरह तो आपको पता ही है, और जैसे बोर्ड का नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब अच्छे से आपको भरना है, इसमें ध्यान रखिएगा। और ई मित्र के भरोसे मैंने कहा नहीं रहना है। और 30 जिलों को आपकी प्राथमिकता मतलब जो है भरनी है, कि चलो पहला मुझे कौन सा चाहिए, दूसरा कौन सा चाहिए। लास्ट में ये भी ऑप्शन रहता है कि राजस्थान में कहीं भी दे देना, बस जहाँ दोगे वहाँ सेलेक्ट, मतलब जो है वहाँ चला जाऊँगा ड्यूटी करने, बस सेलेक्ट कर लो, हाथ जोड़ के विनती है। तो जिनके अच्छे नंबर हैं, 130, 35, 40 तक हैं, तो उनको तो साहब बिल्कुल वो बाड़मेर चाहिए तो बाड़मेर मिलेगा, जोधपुर चाहिए जोधपुर मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा नंबर वालों की हर कोई मानता, और कम नंबर है तो बस यही प्रार्थना करना भगवान से कि हो जाए सिलेक्शन, कहीं भी कर लूँगा ड्यूटी, बाद में ट्रांसफ़र में देख लूँगा, अगली भर्ती में देख लूँगा, लेकिन एक बार हो जाऊँ बस। क्योंकि बेरोज़गारी का जीवन जो होता है साहब, बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही टफ होता है। अब आगे देखो कि जिलेवार पदों वृद्धि या कमी, हाँ ठीक है, वो तो खैर हो ही सकती है, थोड़ी बहुत चीज़ें तो उसमें रहती है। और कोई भी तथ्य छिपाया तो कानूनी कार्रवाई होगी, ये आप समझ लेना। नकल करने वालों पे नहीं होती, ऐसे चीज़ें अगर आप छुपाओगे तो आप पे हो जाएगी, समझ रहे हो। और देखो आवेदन शुल्क आगे कि कितने पैसे लगेंगे फॉर्म के, कोई ज़्यादा पैसे नहीं लग रहे। सामान्य वर्ग या फिर क्रीमी लेयर श्रेणी के जो अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी है, एसबीसी, एमबीसी, और जो ये कैटेगरीज है, उनके 100 रुपये। फिर देखिए जो आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस है, और अन्य पिछड़ा वर्ग है, कौन से, जो क्रीमी लेयर के नीचे आते हैं, मतलब जो बोलते हैं ना उसको, अपने गरीबी रेखा उससे नीचे वाले हैं, जिनकी 2.5 लाख से आय कम है, वैसे ओबीसी वाले वो आते हैं इसमें 70 रुपये वाली कैटेगरी में। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक जो है वो भी इसमें आते हैं। फिर SC ST के जो अभ्यर्थी हैं, शहरी आदिम जाति, वो 60 रुपये, और निःशक्तजन वगैरह उनको भी 60 रुपये। तो पैसे तो बहुत कम है, 100 रुपये ये मित्र वाला ले लेगा फॉर्म भरने के, तो उसके 100 रुपये वसूल करना, अच्छे से देख के फॉर्म भरना आप। आगे देखिए SSO ID वगैरह तो खैर ज़रूरी होती है, चाहे सेकंड ग्रेड का भरो, फर्स्ट ग्रेड का भरो, कोई सा फॉर्म भरो, तो ये भी आप ध्यान देना कि इसमें भी जो है ज़रूरी है। आवेदन शुल्क वगैरह सारी चीज़ें वो उसमें एडिट भी होती हैं, और आप वो ज़रूर देख लीजिएगा। तो SSO ID लिख के रख लीजिए कहीं, फ़ोन में स्क्रीनशॉट वगैरह आजकल खूब आसानी से लिए जा सकते हैं, तो वो आप अच्छे से सेव करके रखना, तो वो भी आपको आगे काम ही आएगा। अभी देखिए आगे और क्या लिखा हुआ विज्ञप्ति में है कि जो है उसके बाद अगर निश्चित जो तिथि है उसके बाद तक का वेट नहीं करना है, कि चलो हाँ निश्चित तिथि लास्ट है उस दिन ही भरें। तो कई बार क्या वेबसाइट भी हैंग हो जाती है, जाम हो जाती है, तो उसके अंदर फिर दिक्कत हो जाती है। तो पहले से आप जो है ध्यान से अपना जो है फॉर्म भर लो, पहले ही भर लो, जैसे ही शुरू हो 1-2 दिन वेट करके भर लो। अभी देखो आगे कि आरक्षण के प्रावधान तो खैर सभी को पता ही है। रिजर्वेशन सिस्टम पे मैंने अलग से वीडियो भी बनाया, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल वगैरह जो भी सारे प्रकार हैं उस पर, तो वो ज़रूर आप देख लेना, आपको होगी तो मैं उसका लिंक अवेलेबल करा दूंगा। वेतनमान क्या रहेगा, 23,700 रुपये आपको मिलेंगे। एक और इंटरेस्टिंग इसमें फैक्ट ये है कि जो चाहे लेवल 1 हो लेवल 2 हो, दोनों का वेतन जो है वो सिमिलर रहता है। हालांकि लेवल 1 की तुलना में सेकंड वाले के पास एक अपॉर्चुनिटी ये होती है कि वो प्रमोट बहुत ईजिली हो जाएंगे सेकंड ग्रेड में, क्योंकि बीएड होती है उनके पास। फर्स्ट लेवल वालों के पास बीएड नहीं होती, बीएसटीसी होती है। तो फिर उनको लेवल जो है अपना जो ग्रेड अप करना है, सेकंड ग्रेड में जाना, तो बीएड करनी पड़ती है। तो ये थोड़ा ध्यान वाली चीज़ है। हालांकि जब आप इसमें 2 साल बाद जो परिवीक्षा काल है उसके बाद जब स्थायी हो जाओगे तो 40,000 के समथिंग, 39,000 समथिंग हो जाएंगे, तो मिल जाएंगे 1,000-1,500 रुपये दिन के। तो आप इसमें बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सरकारी नौकरी होनी चाहिए, बस पैसे कितने मिलते हैं कोई नहीं पूछता, नौकरी है बस, इतनी बात होती है।
आगे बढ़ो तो बस यही है कि 50% आपके न्यूनतम अंक होने चाहिए, किसमें, उच्चतर माध्यमिक यानी कि 12वीं में और उसके समकक्ष जो भी परीक्षा उसमें, और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जिस भी नाम से चाहे उसको BSTC कह दो, बेसिक स्कूल टीचिंग कोर्स, या फिर STC कह दो, स्कूल टीचिंग कोर्स, या DLED कह दो, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, कुछ भी किसी भी नाम से जान लो। उसमें कितने अंक होने चाहिए, न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए। फिर आगे देखिए, 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। तो 45 जो है % अंकों के साथ आपके जो है क्या चाहिए, देखिए, तो ये जो नियम है वो 2002 के जो रूल्स थे उसके अकॉर्डिंग है, तो आज के समय में 50% तो चाहिए। आगे देखिए, ये फिर जो है अथवा का मतलब यही है कि इसमें से कोई भी एक रूल जो है आप पे लागू होगा। 4 वर्षीय प्रारंभिक शास्त्र जो अगर किसी ने जो BLED किया हो तो उसके लिए फिर 50% जो है 12th में आपके चाहिए होंगे। और देखिए, या फिर न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी कि 12th या इसके समकक्ष और शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में किया है तो भी आपके जो है 12वीं में कितने चाहिए, 50% चाहिए। और देखिए, स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा है तो उसके लिए भी जो है, हालांकि यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिए हुए, लेकिन 45-50 तो वहाँ भी होने चाहिए। तो ये जरूर है, तो खैर हैं, तब आप BSTC किया है, B.Ed किया है, तो जाहिर सी बात है 45-50 तो हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ देखने की बात नहीं है। और देखिए अभी आगे क्या क्या इसमें दी हुई ये चीज़ें ज़रा, तो जो है शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा वो तो आपको पता ही है, NCT करवाती, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। और फिर विशेष अनिवार्य प्रशिक्षण जो होता है स्पेशल वाला, वो अपने पुनर्वास परिषद वो करवाता है, तो वो खैर आपको पता ही है। और देखिए, लेवल प्रथम के पदों पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं के न्यूनतम निर्धारित प्राप्तांक प्रतिशत के मापदंडों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC, अति पिछड़ा वर्ग यानी कि SBC जिसे MBC बोलते हैं, अनुसूचित जाति यानी कि SC, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST, इन सभी को, और विधवा परित्यक्ता महिला को 5% की छूट होगी। मतलब जहां 45 चाहिए वहां 40 से काम चलेगा, और 50 चाहिए वहां 45 से काम चल जाएगा। तो ये आपको जो है इसमें छूट है, जनरल को छोड़ के लगभग सभी कैटेगरीज को इसमें छूट दे दी गई है। अब देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर कब तक B.Ed हो जानी चाहिए या कब तक BSTC DLED होना चाहिए। तो देखिए, अभ्यर्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की निर्धारित अंतिम दिनांक तक सभी न्यूनतम योग्यताएं, शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक जो भी आपकी अध्यापक पात्रता परीक्षा जो भी है, खैर वो तो रीट तो हो चुकी पास, लेकिन आपकी BSTC या B.Ed है उसी में फाइनल ईयर में हो, क्योंकि 12th करके BSTC करते हो और ग्रेजुएशन करके B.Ed करते हो, तो आप उसके लास्ट ईयर में हो, तो वो कब तक हो जाना चाहिए, आवेदन की अंतिम तिथि तक। मतलब इसमें जो लास्ट डेट दी हुई थी फरवरी वाली, उस तक आपके जो है पूरी योग्यता कंप्लीट हो जानी चाहिए। उससे पहले पहले आपका रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर हो जाना चाहिए। अभी इसमें कई सारे बच्चों के मन में ये शंका रहती है कि सर रिजल्ट तो उस तक आ जाएगा या आ चुका है, लेकिन सर वो हमारी डिग्री डिप्लोमा जो है या मार्कशीट है वो नहीं आई है। तो देखिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप यूनिवर्सिटी जाइए, जिस यूनिवर्सिटी से आप B.Ed या BSTC DLED जो है या जो भी आपका अंतिम वर्ष है, जिस यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो उसमें आप जाइए, वहाँ से आप अपनी मार्कशीट निकलवा लो, और डिग्री या डिप्लोमा जो है आपका BSTC DLED है तो डिप्लोमा, और B.Ed है तो डिग्री, वो निकलवा दो। प्रोविजनल निकलती है कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो आप निकलवा लो, उससे भी काम हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके, और कई बार क्या होता है कि अगर वो डिग्री वहाँ जो है हाजिर नहीं होती उस टाइम, तो क्या कीजिए, ऑनलाइन जो आपके जो आई है मार्कशीट वो, और उसको अटेस्टेड करवा लीजिए, कहाँ से, यूनिवर्सिटी से, साइन और सील होते हैं यूनिवर्सिटी वालों के, तो वो भी काम आ जाता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप वेट करो कि चलो सर रिजल्ट तो आ गया लेकिन अब कॉलेज में हमारे आई नहीं है मार्कशीट या डिग्री डिप्लोमा नहीं आया, तो वो आप ध्यान रखिए, उसको आप यूनिवर्सिटी से निकलवा लो, और अगर नहीं निकल रहा वहाँ पर भी तो आप वहाँ जो है अटेस्टेड करा दो, वो भी काम आ जाता है। तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। और बाकी आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिस्पांस देने की कोशिश करूँगा। अभी तो खूब सारा समय भी है, तो तब तक तो मैं जवाब दे ही दूंगा, बाकी कॉलेज का काम रहता है तो थोड़ा समय भी कम ही मिलता है। अब देखिए, और एक बातें ध्यान वाली, जो दहेज दहेज की माला जपते हैं, जैसे आपने वो रिकॉर्डिंग सुनी भी होगी हरियाणा वाली कि 70,000 ले रहा हूँ दहेज चाहिए। भाई साहब, नौकरी लग गए, नहीं लगे होते ये बात करते ना तो लगने लायक नहीं बचते कहीं भी। हालांकि उसको फिर बर्खास्त भी किया गया, तो करना भी चाहिए। देखिए, 2 से ज़्यादा संतानें नहीं होनी चाहिए, एक से ज़्यादा पत्नी नहीं होनी चाहिए, 2 पत्नियाँ, 3 4 5 ऐसी, और एक से ज़्यादा शादी भी
नहीं होनी चाहिए पहले पत्नी अगर जीवित है तो। और दहेज नहीं लेना, स्पष्ट लिखा हुआ है कोई भी विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा यदि उसने दहेज लिया हो। तो दहेज की माला छोड़ दो भाई साहब, जीवन साथी की तरफ देखो। और वही महत्वपूर्ण है, गाड़ी लोगे दहेज में, घोड़ा लोगे, वो घोड़ा कल बूढ़ा हो जाएगा, गाड़ी कल पुरानी हो जाएगी, 15-20 साल वैलिडिटी रहती गाड़ी की, ज़्यादा नहीं रहती। लेकिन जीवन साथी है, पति हो चाहे पत्नी हो, जो भी जीवन साथी है, वो ऑल ओवर द लाइफ टाइम, जिस दिन आप बूढ़े हो जाओगे, अंतिम सांस भी गिन रहे होगे ना, तो आपका पति या आपकी पत्नी वो आपको आके पूछेगा या पूछेगी कि पानी पियोगे, खाना खाओगे। गाड़ी नहीं पूछेगी साहब, वो बाहर खड़ी है तो खड़ी रह जाएगी। तो इसीलिए दहेज की माला मत जपिएगा, ये ध्यान रखिए, रूल्स भी होते हैं। और आयु सीमा देखिए, आयु सीमा के बारे में बहुत अच्छी बात लिखी हुई कि कम से कम 18, ज़्यादा से ज़्यादा 40। अब देखिए 40 जो एज है उसमें 3 साल की छूट दी गई, क्योंकि लास्ट जो अपने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती आई थी, तृतीय श्रेणी जिसको कहते थे, तो वो आई थी 2018 में। उसके बाद 19, 20, 21, अब 22 आ गया और 21 के लास्ट में ये नोटिफिकेशन आया है। तो 3 साल हो गए, इसलिए जो है 3 वर्ष की इसमें छूट दी गई कि उस टाइम जो पात्र थे वो अब 3 साल ओवर एज हुए, तो 3 साल की इसमें छूट दी गई। कई बार भर्ती 5 साल बाद भी आती तो भी 3 साल की छूट मिलती है। तो 43 साल तक के आप हो तो फॉर्म भर सकते हो, जनरल कैटेगरी। बाकी SC ST OBC वगैरह हो तो 5-5 साल की छूट है। और एक्स सर्विसमैन हो तो 50 साल एज है, मतलब 40 + 10 तक की छूट है। तो ये सारी छूट का इसमें बिल्कुल एडेड है। पंचायत सचिवों के रूप में पहले से कार्य करे व्यक्तियों के लिए ऊपरी जो सीमा उसमें 3 साल की छूट, अलग अलग कैटेगरी के अनुसार सारी छूट है। आप नोटिफिकेशन देख लेना, और नहीं मिला आपको नोटिफिकेशन तो मैं बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक, वेबसाइट का लिंक वगैरह दे दूंगा, आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो मतलब ये है कि जनरल कैटेगरी जो अनरिजर्व, जिनको आमतौर पर कोई छूट ज़्यादा मिलती नहीं है, उनको भी 3 साल की है, बाकी सबको 5 साल की, किसी को 10 साल की भी है। तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, और मोटी मोटी यही बातें हैं। आगे बढ़िए, देखिए कि आरक्षण प्रावधान, तो वो तो जैसे मैंने बताया कि आपको पता ही है, मोस्टली जो आरक्षण की चीज़ें रहती है और उसके संबंध में अलग से एक वीडियो की ज़रूरत पड़ती है, वो मैंने बना भी रखा है। और कुछ एक इसमें देखिए स्पष्टीकरण भी है, और वो भी आप चाहो तो ये विज्ञप्ति जो है पढ़ सकते हो। फिर एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर चीज़ें हैं कि 1 साल के भीतर सेवानिवृत्त हो रहा है और उसने सक्षम प्राधिकारी से वो जो NOC है वो अगर प्राप्त कर ली है, तो वो भी जो है आवेदन करने का पात्र होगा। लेकिन वहाँ से पहले, जब आवेदन मतलब जो पद ग्रहण करने से पहले, वहाँ का जो रिटायरमेंट सर्टिफिकेट उसको लाना होगा कि हाँ मैं वहाँ से रिटायर हो चुका हूँ। तो 2 नौकरियाँ एक साथ नहीं कर सकते, यही यहाँ पे कहा जा रहा है। और देखिए बाकी जो खिलाड़ी वगैरह हैं तो वो नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल के होने चाहिए, तभी उनको उसका लाभ मिलता है। बाकी कोई आपका प्रश्न है ज़रूर बताइएगा। देखिए एक और महत्वपूर्ण बात कि अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा, तो जो जनरल एजुकेशन है उसमें 2 कैटेगरी बनेगी दिव्यांगजनों की, कोई भी 2 हो सकती हैं वो। तो उन 2 कैटेगरीज में भी जो है 4 प्रकार का आरक्षण होता है। 1% आरक्षण जो है वो दृष्टिबाधित को है, नेत्रहीन या कम दृष्टि, जिनको LV या B बोलते हैं, B फॉर ब्लाइंड, LV मतलब लो विजन। और फिर श्रवण बाधित है तो उनको 1% आरक्षण है, जो कि जो है हियरली इम्पेयर्ड होते हैं, तो उनको मतलब जो ऊंचा सुनते हैं तो उनको 1%। फिर सेरेबल पाल्सी वगैरह, जो इन सब को भी 1%। और जो निशक्तता, लर्निंग निशक्तता या मानसिक रूप से जो थोड़े कमज़ोर हैं उनको, और प्लस बहुदिव्यांगता, यानी कि जो टोटल किसी भी एक से ज़्यादा जो है वो दिव्यांगजन मतलब कैटेगरीज में वो आते हैं, तो उनको 1%। तो ऐसे करके जो 4%, पहले 3% आरक्षण था दिव्यांगजनों को, अभी कुछ समय पहले 4% किया गया, तो 4% को ऐसे डिवाइड किया गया है। और इसी के अकॉर्डिंग देखिए कई बार क्या होते हैं, जो अभ्यर्थी होते हैं वो होते हैं किसी और कैटेगरी के हैं, लेकिन किसी और में सेलेक्ट हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर 4-5 कैटेगरी दी गई है, और 5वीं तो चलो बहुदिव्यांगता, लेकिन 4 मोटा मोटी कैटेगरी दी गई है। और वहाँ जो कट ऑफ बनती है वो इसमें से कितने बनेगी? 2 में ही बनेगी। तो जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे, कुछ क्या आधे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो अपनी कैटेगरी में नहीं किसी और कैटेगरी में जाके सेलेक्ट होंगे। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि वो ऐसे भी चीज़ें होती, क्यों यहाँ पर 4 दी हुई हैं, मोटा मोटी 5 दी हुई, लेकिन वहाँ कितनी 2 बनेगी। तो जाहिर सी बात है कुछ और ऐसे कैंडिडेट्स भी होंगे जो अपनी कैटेगरी नहीं उसके बिल्कुल रिवर्स में जाके सेलेक्ट होंगे। जैसे ब्लाइंड और जो लो विजन है वो ऑलमोस्ट एक जैसी कैटेगरी है, लेकिन इसके विरुद्ध अगर वो जो है वहाँ चले जाएं कि ऊंचा सुनने वाले में, या इसके बिल्कुल रिवर्स में चले जाएं ऑटिज्म या बौद्धिक निशक्तता में, तो इसका तो कोई जोड़ नहीं बन रहा। लेकिन वो वहाँ देखा जाता है कि कितने पद हैं और कितने अभ्यर्थी है, उसके अकॉर्डिंग निदेशालय जो है वो निर्णय लेता है।
और फिर विशेष शिक्षा है, तो फिर विशेष शिक्षा का जो काम है वो यही है कि दिव्यांगजनों को पढ़ाना। तो फिर ये भी आप देख सकते हो परसेंटेज वगैरह यहाँ पर क्या है। और विशेष शिक्षा में भी 3 पार्ट होते हैं अलग अलग तरह के, और कोर्स वगैरह जैसे मैंने बताया भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा कराया जाता है। बाकी महिलाओं को 30% आरक्षण है, और फिर अलग अलग कैटेगरी वाइज आरक्षण आप देख सकते हो। देखिए जो कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर जैसे पहले पिछली बार क्या होता, रीट 2016 और 18 की मैं बात करूं तो उसमें ऐसा रूल था कि जितने पद है उतने अभ्यर्थियों को बुलाते थे। उसका माइनस पॉइंट ये हो जाता था कि कई बार ऐसे अभ्यर्थी जो पहले सेलेक्ट हो चुके हैं किसी न किसी भर्ती में, ऐसी ही किसी थर्ड ग्रेड में रीट में, तो वो ही वहाँ पहुँच जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ये देखने के लिए कि हाँ चलो हमें ये जिला, क्योंकि उनको जिला आवंटित होता है तो वहाँ जाके वो अपने करीबी जो एक जो जगह उसमें ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें वो पिछली भर्ती का एक पद खाली हो जाता है, तो आखिर कोई न कोई एक पद ऐसे ही रह जाता है, एक पद पे वो रह पाते हैं। लेकिन इस बार क्या है कि डबल बुलाया है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक पिकअप लिस्ट जारी की जाएगी, जैसे सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड वगैरह में भी की जा सकती है। क्योंकि जहाँ पर एक रिजर्व लिस्ट, इसमें एक रिजर्व लिस्ट बनाएंगे, एक मेन लिस्ट बनाएंगे। पहले तो आपको क्या है कि जैसे अभी फॉर्म भरे, फॉर्म के 15-20 दिन या 1 महीने बाद क्या रिजल्ट आएगा, कट ऑफ आएगी, उस कट ऑफ में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिला परिषदें जो हैं वो आपकी नोटिफिकेशन जारी करेगी कि हाँ हाँ यहाँ इन अभ्यर्थियों को आना है। तो वहाँ जाकर आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाइड कराने पड़ेंगे, दस्तावेज सत्यापन। और उसमें से कुछ एक अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हो, तो फिर उनको हटा के उसकी जगह जो है नए अभ्यर्थी लिए जा सकेंगे। तो ये पहली प्रोसेस है। उसके बाद भी कुछ ऐसे अभ्यर्थी जो डॉक्यूमेंट जिनके सही है, योग्यता भी पूरी, पर वो ज्वाइन नहीं करेंगे, तो क्या होगा, तो उनकी जगह एक पिकअप लिस्ट जारी की जाएगी। जो आप रह जाओगे रिजर्व लिस्ट में, जो डबल अभ्यर्थी बुलाएं जो रह जाएंगे उनको वहाँ पे बुला लिया जाएगा और उनको बाद में जो है सिलेक्शन दिया जाएगा। तो ये इसमें जो है प्रोसेस रहेगी। ये थोड़ी नई प्रोसेस है। पहले क्या होता था, जितने अभ्यर्थी चाहिए उतने ही बुलाते थे, तो उसमें फिर थोड़ी सी एक दिक्कत रह जाती थी। और देखिए इसमें लिखा हुआ भी है कि वर्गवार जो है दुगुने अभ्यर्थी जो है वो बुलाए जाएंगे। देखिए ज़रा लिखा हुआ भी है यहाँ पर कि पात्रता संबंधी दस्तावेजों जांच का एक अवसर देने के बाद अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है तो बाद में उसके दावे को स्वीकार नहीं करेंगे। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले दिन आपको पहुंचना जरूरी है। तो ये याद रखिए, जल्दी पहुंचें ताकि कुछ एक दो, क्योंकि मोस्टली जो जिला परिषदें होती हैं वो कोर्ट के आसपास, ये जो कलेक्ट्रेट के आसपास ही होती, तो वहाँ खूब सारे टाइपिस्ट वगैरह बैठे होते हैं, नोटेरीज होते हैं, वकील वगैरह तो खूब सारे होते हैं। तो वहाँ पर आप जो है ये चीज़ें कर सको। कोई एक आपके जैसे गैप प्रमाण पत्र बनाना है या क्या है, तो नोटरी वाला वो चीज़ें उसमें होती हैं। तो ये ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। बाकी 10%, अब देखो लेवल 1 में तो पूरे रीट के अंकों के आधार पर बनेगी, 12th वगैरह के कोई नहीं जुड़ेंगे। और लेवल 2 है आपका, मतलब आप बीएड वाले हो, तो फिर 10% आपके जो ग्रेजुएशन वाले बीए बीएससी बीकॉम उसके मार्क्स जुड़ेंगे। और 90% जो है अभी रीट में आपने जितने जो अंक हासिल किए हैं वो जोड़े जाएंगे। और देखें तो देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचनाओं और प्राप्त अंकों के आधार पर संबंधित पद की वर्गवार रिक्तियों के 2 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड कर डीवी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। और अभी देखो एक और बात है, जैसे अमूमन जो थर्ड ग्रेड हैं उनको जिले वाइज रखा जाता है, सिलेक्शन दिया जाता है। सेकंड ग्रेड को संभागवार, अपने संभाग तो यूँ तो 7 हैं बट उसमें पाली और चूरू को भी संभाग कहते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो 9 है, तो उस बेसिस पे होते हैं। फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चरर ऑल ओवर राजस्थान स्टेट लेवल पे होते हैं। तो इसमें आपकी जो जिला परिषद हैं वो विज्ञप्तियां जारी करेंगी, और वो विज्ञप्तियां अमूमन आपको यहाँ नहीं मिलेंगी, अलग अलग जगहों पे मिलेंगी। तो वो सारी विज्ञप्तियां मैं आप तक लेकर आऊँगा, तो आप थोड़ा सा जुड़े रहिएगा, ताकि क्या है कि वो विज्ञप्तियां आप चूकें नहीं, क्योंकि इससे कट ऑफ तो बन जाएगी। फिर कट ऑफ पे बेसिस पे आपको जो है जिला आवंटित होगा। कट ऑफ के बाद जब जो है 2 गुना अभ्यर्थियों को बुलाएंगे तो फिर जिला आवंटित होगा, उसमें जाके फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और वहाँ जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले होंगे 100 बुलाएं तो कम से कम 70-80 का तो हो जाएगा, और 50 पद होंगे, तो फिर उसके बेसिस पे नई कट ऑफ आएगी, फिर जो है ज्वाइनिंग की प्रोसेस होगी। तो ये याद रखिए, ये आवेदक द्वारा घोषणा पत्र और शपथ पत्र ये चाहिए होगा, आगे भी डॉक्यूमेंट की लिस्ट आएगी उसमें, और ये सारी बातें इसमें रहेंगी। मोबाइल नंबर वगैरह देखिए। ऑनलाइन आवेदन की प्रति जो मैंने अभी आपको बताया, फॉर्म भरोगे आप वो ध्यान से भरना, वो वाला। फिर घोषणा पत्र, शपथ पत्र, तो ये अभी सारी चीज़ें यहाँ पर है। घोषणा पत्र, शपथ पत्र देखिए ये है। आवेदक द्वारा घोषणा शपथ पत्र बिल्कुल अवेलेबल है। 2 चीज़ें हो गई। आगे देखो कि सेकेंडरी की जो यानी कि 10th की अंक तालिका की प्रमाण पत्री, मतलब जो है प्रति कॉपी, फोटो कॉपी चाहिए। सीनियर सेकेंडरी 12th की चाहिए। अब देखिए एक बात और,
कि यहाँ पर अंक तालिका चाहिए, साथ ही साथ जो है प्रमाण पत्र भी चाहिए। अब प्रमाण पत्र और अंक तालिका में क्या, प्रमाण पत्र होता है सर्टिफिकेट, अंक तालिका होती है मार्कशीट। तो मार्कशीट तो चाहिए जितने नंबर आए, उसके साथ कई बार क्या होता है, जैसे अब जो नई नई विशेषकर पिछले 10-20 साल में जो अपनी डिग्रियाँ या माफ़ कीजिएगा जो अंक तालिका आई मार्कशीट, उसके साथ ही प्रमाण पत्र होता है, तो अलग से नहीं चाहिए, साथ वाला भी चल जाएगा। अगर नहीं है तो फिर अलग से निकलवा दो, बोर्ड आपका जो RBSE CBSE उससे। और फिर स्नातक की अंक तालिका, और अंक तालिका के साथ साथ जो है आपको डिग्री भी चाहिए। अब डिग्री जो होती है, अंक तालिका में क्या फ़र्क है, अंक तालिका में नंबर दिए होते हैं, डिग्री में ये लिखा होता है कि ये फलां अभ्यर्थी है और उन्होंने ये पास की है, उत्तीर्ण की है, इस डिवीज़न से की, ये भी लिखते हैं। तो ये आप ध्यान रखिए। जो आपकी BA में है, B.Ed है तो या फिर BSTC है तो उसकी भी जो है आपको डिग्री, और डिग्री या डिप्लोमा है, BSTC है तो, और B.Ed है तो डिग्री और मार्कशीट चाहिए होगी। तो ये ध्यान रखिए, निकलवा लीजिए, अभी भी समय है अगर नहीं है। और फिर देखिए प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी कि BSTC DLED BTC जो भी कहते हैं वो, और विशेष शिक्षा में जो है अगर आपका सर्टिफिकेट होगा, तो अगर आपने की है स्पेशल टीचर वाली ट्रेनिंग। रीट 2021 का प्रमाण पत्र अभी आ ही गए होंगे, और अगर नहीं आए तो आ जाएंगे, तो वो भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम चाहिए होगा। फिर मूल निवास प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी, प्रमाणित प्रति का क्या मतलब है, नीचे आपके सिग्नेचर होने चाहिए। और फिर आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थी हैं, जो EWS है, तो फिर उनका इनकम सर्टिफिकेट के बेस पे बनता है, तो वो आय प्रमाण पत्र के बेसिस पे, और जाति प्रमाण पत्र फिर SC ST OBC SBC MBC जो है उनका। और देखिए SC ST का तो जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो एक ही बार लाइफ में बनता है, लेकिन OBC का जो होता है वो 6 माह या 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 6 माह से 1 साल के बीच का है तो भी चल जाएगा, लेकिन मैक्स टू मैक्स कितना, 1 साल, उससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, तो ये याद रखिए। और देखिए, और वैध अवधि का प्रमाण पत्र हो, यानी कि 1 साल तक का पुराना होना चाहिए। कई बार 3 साल भी मैंने बोलते सुना है, बट 1 साल सबसे सेफेस्ट है। 6 महीने है तो और ही अच्छी बात, वेरी वेल। 1 साल का है तो भी चल जाएगा, उधर दिक्कत नहीं आती। और देखिए एक और बात, कि जैसे आपको स्कूल में जो है आपको जब नियुक्ति दी जाएगी, जब ज्वाइनिंग दी जाएगी, तब एक और बात होती है, उस टाइम क्या होता है कि वो अगर आपका पुराना है तो वहाँ ज्वाइनिंग दे देंगे और आपको टाइम दे देंगे, 15-20 दिन में आप अपना नया जो जाति प्रमाण पत्र है वो दे देना। तो ये भी एक चीज़ें होती है, तो वहाँ ऐसे कोई रोकता नहीं कि यार 6 महीने 1 दिन हो गया निकल जाओ, ऐसे कोई नहीं कहेंगे। हाँ 1 साल से ज़्यादा है तो फिर कह सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और फिर अगर कोई डाइवोर्सी हैं तो फिर उनकी वो डिग्री चाहिए कोर्ट वाली। और संतान संबंधी घोषणा पत्र की, हाँ मैं 2 संतान से ज़्यादा उत्पन्न नहीं करूँगा, पहली बात शादी हो चुकी है तो, और शादी हो चुकी बच्चे भी 2 हैं तो ये लिखोगे कि हाँ बस मैं बस 2 ही हैं मेरे, ज़्यादा नहीं है, तो ये चीज़ें होती हैं। और विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने और संबंधी शपथ पत्र की, हाँ बिल्कुल मैंने दहेज नहीं लिया है। और आगे देखो, तो फिर एक्स सर्विसमैन का है तो उनके फिर वो प्रमाण पत्र वगैरह रहते हैं। और उत्कृष्ट खिलाड़ी अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो तो उनके भी। और फिर मेडिकल बोर्ड द्वारा जो है निःशक्तता का प्रमाण पत्र अगर दिव्यांगजन हो। और देखिए पुलिस सत्यापन और स्व सत्यापन प्रमाण पत्र। और देखिए, और चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र। तो ये जो मेडिकल वेरिफिकेशन है और जो ये पुलिस वेरिफिकेशन है, मेडिकल सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन, ये आपको अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं चाहिए होंगे। ये जब आपको ज्वाइनिंग मिलेगी स्कूल में, जब स्कूल आवंटन वगैरह हो जाएंगे, स्कूल में जब ज्वाइनिंग मिलेगी उस टाइम ये चाहिए होंगे। तो अभी बनवा लोगे भी तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उस टाइम बनवा लोगे तो भी वो उस टाइम वाला चलेगा, अभी कोई ऐसा ये ज़रूरी नहीं है। फिर देखिए, अगर राजकीय सेवाओं में पहले से कोई सर्विस में हो और इधर आए हो तो वहाँ से NOC उस सर्विस के द्वारा जहाँ लगे हुए हो। और फिर जो बाकी दस्तावेज अगर और कोई योग्यता भी रखते हो तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर ये जो है आपके पूरा पदों का विवरण है। और ऐसे करके ये सारी कहानी आपके है टोटल लेवल 1 की। और लेवल 1 और लेवल 2 में देखो कुछ पदों का फ़र्क है और कुछ एक योग्यता का फ़र्क। बाकी जो दोगुने अभ्यर्थी और ये जो आवेदन ध्यान से भरना और आवेदन की जो सारी ये डिग्री डिप्लोमा चाहिए, जो टोटल फोटोकॉपी वगैरह, ये सारे बिल्कुल सेम है, तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सारी चीज़ें अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी फिर भी कुछ एक चीज़ें अगर रह गई है, क्योंकि लंबी चौड़ी विज्ञप्ति है, तो फिर मुझे कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा। मैं विज्ञप्ति को मोस्टली तो जानता ही हूँ सारी चीज़ें, बट एक बार और अच्छे से देख लूँगा, आप भी देख लेना और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको रिप्लाई भी कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो बस ख्याल रखिए अपना, और फॉर्म जैसे निकले तो फिर भर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।